हाँ मित्रों, नमस्कार। आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। लेकिन ये संख्या थोड़ी और अधिक हो जाती तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि शीतल जी, शालिनी, आकांक्षा जायसवाल, सस्ती, ये चारों लोग ही हमको लग रहा है कि सब लोग जन्माष्टमी मना रही हैं क्या? सर आपको भी। चलिए, चलिए अभी हम इसके पहले इतिहास में हम लोग तुगलक वंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे। और तुगलक वंश के प्रथम जो शासक गयासुद्दीन तुगलक, उनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इसके नेक्स्ट आपके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद शासकों का क्रम, ये आप महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछ भी लिया गया है इसके पहले, कि शासकों का क्रम क्या था तुगलक वंश के। तो तुगलक वंश के जो शासक थे, शायद मैं आपको लिखाया था कि नहीं लिखाया था। तो पहला आपका था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1320 से लेकर 1325 तक था। उसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1351 तक था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, यह 1351 से लेकर 51 से लेकर 1388 तक, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, शुद्दीन तुगलक सेकंड। यह आपका सितंबर, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1388 से लेकर फरवरी 1389 तक। अब जरा सोचिए कितना कम इसका शासनकाल था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी, करीब 6 माह का शासनकाल इसका था। फिर उसके बाद आते हैं अबू बक्र, ठीक है, अबू बक्र, यह फरवरी 1389 से लेकर यह 1390 तक, ठीक है। अबू बक्र के बाद आपके आ जाते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ये 1390 से लेकर 1394 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं हुमायूं, एक शासक का नाम यहाँ होता है। यह हुमायूं जो है, मुगल काल का हुमायूं नहीं, ठीक है, इसका भी नाम हुमायूं रहता है। यह 1394 से लेकर 1994 से लेकर 1995, 1394 से लेकर 1395 तक होता है। और उसके बाद आपका नासिरुद्दीन महमूद, यह आपका 1396 से लेकर, या 95 से लेकर 1412 तक, ठीक है। कभी कभी एक बात पूछा गया है, मुझे याद है, इसके पहले इन तीनों शासकों का क्रम तो लोगों को पता रहता है,
कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। यहाँ क्या किया है कि इन शासकों का क्रम पूछ लिया है कि किस क्रम से अंतिम शासक रहे, ठीक है। तो इन शासकों का क्रम आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय से लेकर अबू बक्र के बाद मोहम्मद शाह, और उसके बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण तुगलक वंश के शासक थे। अब हमने इसके पहले जो अध्ययन किया था गयासुद्दीन तुगलक के विषय में, और 1325 से लेकर 1320 से लेकर 1325 तक, ठीक है। तो उसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दिया था क्या क्या था। अब जो दूसरे शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहासकारों ने सल्तनत का सर्वाधिक योग्य, शिक्षित, ठीक है, विद्वान शासक घोषित किया था, लेकिन उसका व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व था, ठीक, उसका व्यक्तित्व था, वही व्यक्तित्व उसके महानता में सबसे बड़े रोड़े के रूप में सामने आता है, ठीक है। कहा जाता है कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण इसके अंतर्गत था। रक्त का पिपासु के साथ साथ यह परोपकारी भी था, दानशील भी था, उदार व्यक्ति भी था, ठीक है। लेकिन निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी इसकी थी कि यह दूरगामी परिणाम इसके हमेशा नेगेटिव रहा है, इसकी नकारात्मक रहा, ठीक है। तो यद्यप निर्णय इसका अच्छा रहता था, लेकिन कुछ निर्णय इसके भाग्यवश, परिस्थितिवश इसके अगेंस्ट पड़ गए, और यह कभी भी सफल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सका, ठीक है। तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक हेडिंग डालिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। यह 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। अब इसके कार्य की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है। पहली बात तो इसके विषय में आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए तो यह सल्तनत का सर्वाधिक योग्य, शिक्षित व्यक्ति था, और अरबी भाषा, फारसी भाषा, इसके साथ साथ खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, ज्ञान, कला और विज्ञान, इस सब विषयों में पारंगत व्यक्ति था, ठीक है। इतना योग्य शासक सल्तनत का कोई नहीं हुआ। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा जाए तो सर्वाधिक शिक्षित, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लिखिएगा कि तर्कशास्त्र, अरबी भाषी का ज्ञाता, अरबी प्लस फारसी भाषा का ज्ञाता, और इसके साथ साथ यह जो है कला, विज्ञान, इसको आप विज्ञान क्या, गणित करिए, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विज्ञान, का ज्ञाता व्यक्ति, ठीक है। इतिहासकार हेनरी और एल्फिंस्टन तो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि इसमें जो है आपके यह सल्तनत युग का अकबर कहलाता था। कौन से इतिहासकार कहते थे? हेनरी एल्फिंस्टन, हेनरी इलियट, ऐसा करिए, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, इलियट प्लस
विंस्टन, ये दोनों क्या कहते थे इसे कि यह सल्तनत युग का अकबर था, सल्तनत काल का युग का अकबर। ठीक है, एक ये संबोधित किया गया इसके साथ। और उसके बाद आरसी मजुमदार, एक आधुनिक इतिहासकार थे, आरसी मजुमदार, कभी कभी इसका पूछ देता है सेंटेंस। इसने कहा कि यह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्मांध व्यक्ति था, और यह जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। दो स्टेटमेंट था। तुगलक जो है, तुगलक धर्मांध व्यक्ति था, धर्मांध व्यक्ति था, और यह जो है सिकंदर लोदी और अकबर औरंगजेब का, सिकंदर लोदी प्लस औरंगजेब, आप लोग देख लीजिएगा, अगर दिखाई ना दे तो मैं बोल रहा हूँ, औरंगजेब का अग्रगामी था या अग्रज था। ठीक है, माना जाता है कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब जो है धर्म के क्षेत्र में काफी धर्मांध व्यक्ति थे। ठीक है, ये इसके विषय में कहा जाता है। 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, तो यह जो है दिल्ली की शासक, दिल्ली की गद्दी पर जब बैठता है, तो इसने अबुल मजाहिद उपनाम धारण किया था। इसका वास्तविक नाम था जूना खा या जौना खा। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक इसको जो है उलूग खां की उपाधि दिया था। ठीक है, मूल नाम क्या था इसका? मूल नाम जूना खां, इस नाम को ध्यान रखिएगा, या जौना खां, जौना। ठीक है, और इसको जो है उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? उलूग खां की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। ठीक है, यह जब गद्दी पर सत्ता पर बैठता है, तो इसने एक उपनाम धारण क्या किया था? अबुल मजाहिद, यह उपनाम धारण किया था। अब इसके विषय में कहा जाता है कि गद्दी पर बैठने के बाद इसकी चार योजनाओं की चर्चा होती है। ठीक है, इन योजनाओं का क्रम आप ध्यान रखिएगा। पहली योजना एक थी इसकी दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि। कहा जाता है यह 1325 में किया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ। दोआब कहाँ का क्षेत्र था? यह आपका रुहेलखंड और ये सब जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता था, और वहाँ पे अभी भी कहलाता है। तो दोआब में कर वृद्धि किया। कर वृद्धि कैसे किया इसने? कि बहुत ज़्यादा कर वृद्धि नहीं किया। इसने कहा कि 1/20 से लेकर 1/10 भाग तक कर बढ़ाया जाए, कर बढ़ाया जाए। अब देखिए प्रकृति ने क्या किया, जिस समय इसने इसकी घोषणा की उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया। ठीक है, वहाँ अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से किसान ने जो है कर देने से मना कर दिया और विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, जब विद्रोह कर देते हैं तो उन किसानों के विद्रोह को माफ करने के लिए इसने क्या किया कि यार उसको माफ कर दिया। और दूसरी बात इसने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इसने उन्हें या उनकी कृषि को विकसित करने के लिए इसने क्या किया? तकावी को क्या कहा जाता था वहाँ उस समय? ये ऋण, जो ऋण रहता था उसे तकावी कहा जाता था, और इसे सोंधर भी कहा जाता था, सोंधर। ठीक है, इसको बांटा किसानों के बीच में।
ठीक है। और एक विभाग की स्थापना की, दीवाने कोही। विभाग का क्या नाम था? दीवाने कोही। यह कृषि से संबंधित विभाग था और कृषि के विस्तार के लिए यह प्रयास करता था, ठीक है। और इसने क्या बांटा? कम रेट पर, कम दर पर तकाबी बांटा, शोधन बांटा, ऋण बांटा, और वह इसकी योजना असफल हो गई, ठीक है। तो पहली योजना क्या थी? इसकी दुआब में कर दी थी। अब इसके बाद आप देखिए कि दूसरी योजना इसकी 1327 में, तुगलक की सेकंड योजना क्या थी? 1327 में, ठीक है। इसमें क्या किया इसने? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। आप लोगों को पता होगा कि राजधानी यह कहां से ले गया था? दिल्ली से परिवर्तित कर कहां ले गया था? देवगिरी। देवगिरी का नाम क्या उसने रखा था? दौलताबाद। इसीलिए कहा जाता है दिल्ली से राजधानी कहां ले गया? दौलताबाद। और देवगिरी का एक अन्य नाम भी मिलता है, कुबतुल इस्लाम। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कुबतुल इस्लाम, ठीक। यह अब राजधानी को परिवर्तित क्यों किया उसने? ये सामी और बर्नी दो इतिहासकार हैं जो इसके विषय में हमें जानकारी देते हैं। कहते हैं कि राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? बर्नी का कहना था कि वह देवगिरी जो है वो पूरे भारत के सेंटर में स्थित था, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम से जो मंगोल आक्रमण भी होते थे, उस आक्रमण से अपनी राजधानी की रक्षा करने के लिए वह दक्षिण की तरफ ले गया इसको, ठीक है। और इस्लामी धर्म का वो केंद्र था, ठीक है। एक ये कारण था। दूसरा, इस्लामी कहता है कि वह दिल्ली की जनता को दंड देना चाहता था। दिल्ली की जनता से वह परेशान था। दिल्ली की जनता उसे जो है गालियों से भरे खत उसके महल में भेजा करते थे, ठीक है। ये इस्लामी का कथन है। जो भी कारण रहा हो, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण मुझे ये नज़र आता है कि वह दिल्ली जो है वो सेंटर में स्थित था और मुस्लिम मंगोल आक्रमण से बचने के लिए वह उसको ले गया था वहाँ पर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम क्या था? देवगिरी। क्या चेंज किया? दौलताबाद। और उसको कुतुल इस्लाम के नाम से भी जाना गया। ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार पूछा भी गया है कि देवगिरी या दौलताबाद को किस अन्य नाम से जाना जाता था? कुतुल इस्लाम के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब ले गया। बहरहाल ये जाते हुए दिल्ली की जनता की पूरी मशीनरी को वहाँ पे स्थापित करना चाहा, ठीक है। रास्ते में जाते जाते कई लोग की मृत्यु भी हो गई और वहाँ 2 वर्ष के भीतर इसने यह राजधानी परिवर्तन की इसकी जो घोषणा थी वह इसको वापस कर लिया और वहाँ के लोगों को पुनः दिल्ली जाने का आदेश निर्गत किया, ठीक है। यह योजना भी इसकी असफल साबित हो गई। इसके बाद नेक्स्ट योजना इसकी देखिए 1329 और 30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। उस समय चांदी की मुद्रा व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रचलित थी और उसके स्थान पर इसने क्या किया कि तांबे का, ठीक है, और प्लस कांसे, इसकी मुद्रा इसने प्रचलित करवाई, ठीक है। और कहा जाता है कि फारस के एक शाह थे, उसका नाम था गैताखू खां, और दिल्ली चीन में कुबलाई खां, इसके पूर्ववर्ती एक शासक था कुबलाई खां, वहाँ उसने कागज की मुद्रा प्रचलित की थी। कुबलाई खां ने कहाँ पर? चीन में, ठीक है। इसका चीन, इराक, ईरान ये सबसे बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है। तो चीन में एक मुद्रा, इसके पहले जो शासक था कुबलाई खां, उसने कागज की मुद्रा प्रचलित करवाई थी। और इसी तरीके से फारस के शाह थे, फारस ईरान के शाह थे गैताखू, उसने भी एक सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करवाई थी। उसी की
नकल में यह इसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन करवाया। अच्छा, इसका कारण क्या था, क्यों इसने किया था? कहा जाता है कि इसकी योजना साम्राज्य विस्तार की थी, ठीक है। यह निरंतर युद्धों में लगा रहता था, इसलिए एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी और विशाल सेना के खर्च के लिए, ठीक है, यह एक ऐसी मुद्रा प्रचलित करवाना चाहता था जिससे उसके जो महत्वपूर्ण द्रव्य थे उस पर बोझ ना पड़े, इसलिए इसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करवाया, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि यह उदारशील व्यक्ति था, दानवीर व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था। यह अधिकांशतः जो है अपने व्यक्तित्व के कारण दान भी देता रहता था, इससे खजाने पर इसका काफ़ी बोझ पड़ा और वह खजाना खाली हो गया, इसलिए इसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन करवाया। बहरहाल जो भी रहा हो, लेकिन सांकेतिक मुद्रा को 4 वर्ष के भीतर वापस लेना पड़ा। व्यापारियों ने इस मुद्रा में व्यापार करने से मना कर दिया, ठीक है। तब उसने जब मना कर दिया तो उसने क्या किया, उस तांबे के और कांसे की मुद्रा को पुनः राज खजाने में वापस लिया और उसके बदले चांदी की मुद्रा प्रदान किया उसने। अब इसका भी एक कि जो खजाने में चांदी थी वो भी चली गई, ठीक है, लोगों के पास। जरा देखिए इसका कि तांबे की मुद्रा लेकर उसके बदले में उसे उसी की मूल्य के बराबर चांदी की मुद्रा उसने दिया, ठीक है। यह योजना कब लागू किया था? 1329 से लेकर 1330 तक। राजधानी परिवर्तन को 2 वर्ष के भीतर और सांकेतिक मुद्रा को 4 वर्ष के भीतर वापस करना पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक इसका अन्य जो योजनाएं थी उसमें एक योजना थी 1333 के आसपास, खुरासान अभियान, ठीक। खुरासान आपका उत्तर पश्चिम में ईरान के पास में यह स्थित था, ठीक है। वहां पर वह अभियान किसका परिणाम था, जरा देखिएगा। इसकी मैत्री संबंध जो है कहां से थे? ट्रांस ऑक्सियान, इसका शासक था तर्माशरीर, मंगोल था, तर्माशरीर एक शासक ये था। इसके बाद एक दूसरा शासक मिस्र का सुल्तान, ठीक, एक ये शासक था, इससे इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे और एक खुरासान को अधिकार में लेना चाह रहा था, ठीक है। तो इन दोनों के साथ मिलकर यह इस पे योजना बनाया और इस योजना के लिए इसने क्या किया कि 3,70,000 सैनिकों की इसने पहले ही भर्ती की और उसके लिए 1 वर्ष का अग्रिम वेतन इसने प्रदान कर दिया। 1 वर्ष का अग्रिम वेतन किसको प्रदान कर दिया? इन 3,70,000 सैनिकों। और इसी बीच ट्रांसऑक्सियान में तख्ता पलट होता है, सत्ता बदलती है और इसका शासक तर्माशरीर पदच्युत किया जाता है, पद से हटा दिया जाता है और यह इसकी योजना धरी की धरी रह जाती है। अब जरा सोचिए, यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था कि नहीं था? मूर्खतापूर्ण कदम था कि 3,70,000 की सेना और उसको 1 वर्ष के बराबर आपने अग्रिम वेतन भी दे दिया और वह योजना धरी की धरी रही, ठीक है। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण अभियान आता है, कराचिल अभियान। कराचिल के विषय में इतिहासकारों में मत बताया नहीं है कि यह कराचिल कहाँ था, कहाँ स्थित था। कुछ लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का जो स्थान है वही कराचिल का स्थान था। यह इसको भी विजित करने की योजना बनाई थी और कहा जाता है उस समय तिब्बत भी इधर शामिल था, तो तिब्बत के क्षेत्र में भयंकर सर्दी पड़ती थी, ठीक है। एक योजना थी कराचिल अभियान। इस अभियान में इसने अपने सैनिकों को भेजा और भयंकर सर्द के कारण इसके सैनिक वहां पर काफी सैनिक मारे जाते हैं और जो सैनिक बचे भी वह प्लेग से मारे गए, यानी कि सैनिकों की बहुत बड़ी क्षति इस कराचिल अभियान में हुई, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासान और कराची अभियान। यह इसकी योजनाएं और सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, कभी सफल नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसने और भी क्या क्या कार्य किए, संपादित किए, उसके विषय में है जान लीजिए। पहली बात तो इसने जैसे बलबन ने अपने राजद सिद्धांत को विकसित किया था, उसी तरीके का राजद सिद्धांत इसका भी था। ठीक है, यह अपने को अपने सिक्कों पर जो है, अपने सिक्कों पर अल कादिर या अल कादिर में जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, यानी कि यह भी अपने को पैगंबर के ईश्वर की छाया मानता था। सिक्कों पर अपने को जिल्ले इलाही लिखवाया। ठीक है, और इसके साथ साथ इसने जो है अपने प्रशासन में उलेमा वर्ग को मान्यता प्रदान नहीं किया। यद्यपि यह खलीफा को मान्यता प्रदान करता था और मिस्र के खलीफा से इसने मानपत्र प्राप्त किया था। मिस्र के खलीफा से मानपत्र मतलब वहां से इसके शासन का अधिकार पत्र इसको कहा है। ठीक है, कहाँ से मिला था? मिस्र के खलीफा से। ठीक, इसके पहले आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से कब 1229 ईस्वी में 18 फरवरी, डेट भी याद रखिएगा, कहाँ से? बगदाद के खलीफा से। और ये कहाँ से? मिस्र के खलीफा से मानपत्र और खिलियत प्राप्त किया था, यानी कि एक अधिकार पत्र होता था, तो यह इसको शासन या सुल्तान की के लिए अधिकृत करता था। ठीक है, मिस्र के खलीफा से प्राप्त किया था, यानी कि खलीफा की सत्ता को यह मानता था, लेकिन प्रशासन में खलीफा को या धार्मिक वर्ग को यह इजाजत नहीं देता था। इसने आवश्यकता पड़ने पर उलेमा को भी दंडित किया था, कठोर दंड दिया। ठीक है, इसीलिए उलेमा वर्ग इससे नाराज रहते थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ साथ इसने क्या किया था, एक सिक्का, सोने का सिक्का, अब सिक्के की बात आई तो सिक्के की बात, सोने का सिक्का दीनार, और एक जो है चांदी का सिक्का, अदली, ये दोनों सिक्का इसने प्रचलित करवाया था। ठीक है, मिस्र के खलीफा से मानपत्र प्राप्त किया था, और यह दिल्ली का प्रथम और अंतिम सुल्तान था कि जिसने प्रशासन में सभी वर्गों को उसकी योग्यता के अनुसार मान्यता दिया था। ठीक है, जैसे कि इसके प्रशासन में मंगोल भी शामिल थे, अमीर वर्ग में मंगोल भी थे, हिंदू भी थे। ठीक है, और मुसलमान भी थे। सभी वर्ग को इसने प्रशासन में उसकी योग्यता के अनुसार सम्मिलित किया था। कहा जाता है कि इसका एक नायब वजीर दक्षिण भारत का, इसका एक मंत्री जो है वह साई, वह हिंदू था। ठीक है, और सेहवान का जो सूबेदार था रतन, वह भी हिंदू था। ठीक है, इस तरीके से इसने हिंदुओं को भी उच्च पद प्रदान किया था, और यह इकलौता ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहारों में, खासकर होली में, हिंदुओं के से मिलने जाता था, शामिल होता था, और कोई भी सुल्तान ऐसा कार्य नहीं संपादित किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता था, खासकर होली में शामिल होता था। तो वह सुल्तान कौन था? हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होता था। ठीक है, और खासकर होली में अवश्य शामिल होता था। प्रशासन में योग्यता को महत्व प्रदान किया, यानी कि मंगोल, हिंदू, मुसलमान
ठीक है, जो भी वर्ग थे उस समय वह प्रशासन में नियुक्त होते थे। ठीक है, इसने कौन सा सिक्का जारी किया था? दीनार और अदली। ठीक है, इसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या काम किया था। इसका एक महत्वपूर्ण विभाग मैंने आपको बताया था कि दीवाने कोही, उसका जो प्रमुख होता था दीवाने अमीर कोही कहलाता था। ठीक है, यह कृषि के से संबंधित एक यह प्रमुख विभाग था। ठीक है, अब जो है इसके विषय में आप एक ध्यान दीजिएगा, एक और तथ्य महत्वपूर्ण है। 1333 में, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? अफ्रीका का रहने वाला था। अफ्रीका का यात्री कौन था? इब्न बतूता। इसको इसने दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। दिल्ली में काजी के पद पर। ठीक है, और इसी इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेहला नामक पुस्तक की रचना जो कि मोहम्मद तुगलक के शासन के विषय में काफी जानकारियां हम लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद 1341, दो ईयर ध्यान रखिए, 1341 और 1342। ठीक है, 1341 में चीनी